अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी पढ़ रहे हैं या कंज्यूमर बिहेवियर के हवाले से हम ऑर्डिनल अप्रोच या इंडिफरेंस कर्व अप्रोच पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन, उसकी डेरिवेशन पढ़ी और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ा। तो आज हमने पढ़ना है इंडिफरेंस कर्व की खसूसियात, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये पढ़ने से पहले हम इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। आई होप कि आपने पिछला लेक्चर प्रिपेयर कर लिया होगा। इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले इसकी डेफिनेशन दोबारा रिवाइज करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम इसकी डेफिनेशन ही की रोशनी में समझ सकते हैं। जो हमने इसकी डेफिनेशन की है उसमें हमने जो अजम्पशंस, हमने जो चीज़ें ज़्यूम की हैं उस हवाले से ही हम इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो स्टडी करेंगे। तो ये हम देख लेते हैं कि इंडिफरेंस कर्व से मुराद एक ऐसा ख़त है जो एक सारिफ को दो शिया के मुख्तलिफ जोड़ों से यकसा तस्कीन देने वाले नुकात को मिलाने से हासिल होता है। सबसे पहले तो इंडिफरेंस कर्व जो है वो टू कॉमोडिटी की बेस पे हम बनाते हैं, ये टू गुड मॉडल है। और दूसरा ये कि ये यकसा तस्कीन ऐसे कॉम्बिनेशंस को मिला के बनाया जाता है जो कि एक कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन या टोटल यूटिलिटी। ठीक है, ये मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस हैं दो अशिया के जो एक जैसी तस्कीन देते हैं, जिसकी वजह से किसी एक को दूसरे पर तरजीह नहीं दे पाते। जो सारिफ हैं वो जितने भी कॉम्बिनेशंस वो इंडिफरेंस कर्व पे उन्होंने जाहिर किए होते हैं, उनके दरमियान वो गैर जानिबदार रहते हैं और वो किसी एक को दूसरे पर तरजीह नहीं दे पाते। तो इस डेफिनेशन के हवाले से हमने ये इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करने के लिए ये एक फर्जी टेबल बनाया जिसमें हमने देखा दो जो हमने अशिया ली हैं वो हैं आम और केले। यानी कि कंज्यूमर ये दो अशिया ख़रीदना चाहता है और ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं आम और केलों के, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 कॉम्बिनेशंस हैं और उनको मिला के इस किस्म का इंडिफरेंस कर्व बनता है। इसमें हमने देखा कि एक आम में इजाफा करता है कंज्यूमर, एक आम में इजाफा करता है तो 4 केले छोड़ देता है, क्योंकि जो अगला कॉम्बिनेशन है उसके अंदर एक चीज़ ज़्यादा है और दूसरी चीज़ कम है। इसी तरह से जब दूसरे से वो तीसरे कॉम्बिनेशन की तरफ आता है तो भी वो ऐसे करता है कि वो एक आम में इजाफा कर देता है और केलों को छोड़ देता है, केलों में 3 की कमी कर देता है। तो ये जो डिफरेंस है ये MRS ज़ाहिर, इसको हम MRS या मुख्ततिम शरह इस्तिबदाल कहते हैं कि एक आम के लिए जितने केले आपने छोड़े हैं तो ये इन दोनों अशिया के दरमियान जो रेट ऑफ चेंज होता है उसी को हम मुख्ततिम शरह इस्तिबदाल या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो कि कम होता जाता है 4, 3, 2, 1। ठीक है, पहले आपने 4 केले छोड़े, 4 केले छोड़े, फिर आपने 3 छोड़े, फिर 2 छोड़े, इस तरह पहले से कम केले आप छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। ये देखें, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं खतूत अदम तरजीह की खसूसियात। ये इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट वन जो है, इन खतूत का झुकाव बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे की जानिब होता है। यानी कि जो है ना ये नेगेटिव स्लोपिंग होते हैं, ये जो कर्व्स होते हैं इस तरह से होते हैं ये। ठीक है, ये खतूत एक दूसरे को कता नहीं करते, ये मबदा और ओरिजिन की तरफ मुहद्दिब या कन्वेक्स होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, अदम तरजीह का ऊपर वाला ख़त नीचे वाले ख़त के मुकाबले में तस्कीन का बुलंद मेयार फराहम करता है। तो इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी भी करते हैं और इसको हम प्रूव भी करते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट पेज पे इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ और है। फिफ्थ प्रॉपर्टीज़ की अदम तरजीह का ख़त किसी महवर को नहीं छूता। 6 प्रॉपर्टी है, ज़रूरी नहीं कि अदम तरजीह के खतूत एक दूसरे के मतवाजी हों। तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ और थी इसकी, तो ये हम सारी 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। फर्स्ट जो है इसकी प्रॉपर्टी वो है झुकाव बाएं से दाएं नीचे की तरफ होता है, डाउनवर्ड स्लोप होती है इसकी। ठीक है, इसका जो रुख है किस तरफ ये इसकी जो शेप होगी तो ये डाउनवर्ड है। ठीक है, ये एरो के निशान से आपको पता चल रहा है कि ये डाउनवर्ड स्लोप है, यानी कि यूं होगी इसकी स्लोप, ऐसे नहीं होगी। ठीक है, इस तरह की स्लोप नहीं होगी इसकी, ना ही जो है वो किसी इस किस्म की होगी, बल्कि जो है वो इसकी जो स्लोप है वो डाउनवर्ड इस किस्म की स्लोप है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है और ये जो एरो है वो इसी चीज़ को जाहिर कर रहा है। तो अभी हम इसको देखते हैं। खतूत अदम तरजीह का झुकाव बाएं से दाएं इस अमर की वजाहत करता है कि जब सारिफ किसी एक शय की ज़्यादा इकाइयाँ हासिल करता है तो दूसरी शय की कम इकाइयाँ लेता है, ताकि एक शय की इजाफी इकाइयों से तस्कीन में इजाफे का असर दूसरी शय की इकाइयाँ कम होने से ज़ाइल हो जाए।
ठीक है, ये एक अहम बात है। इसमें ये बताया हुआ है कि MRS क्यों गिरती है, जो आपने पीछे पढ़ा है कि जब भी एक चीज़ में इजाफा करते हैं तो वो दूसरी में कमी कर देता है। इसकी वजह ये होती है ताकि उसका जो म्यार तस्कीन है वो बराबर रहे, यानी कि जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो हमने कांस्टेंट एज्यूम किया हुआ है ना, तो वो तभी कांस्टेंट होगा जब आपको एक जैसी चीज़ें मिल रही है, यानी कि जो टोटल बास्केट्स ऑफ गुड्स आपको मिल रही है वो सेम हो, उसके अंदर जो क्वांटिटी है वो सेम हो। ये देखिए एक्स एक्स, ये जो डायग्राम है इसमें देखें हमने एक्स एक्सिस के ऊपर आम जाहिर किए हैं, वाई एक्सिस के ऊपर हमने केले जाहिर किए हैं। तो ये जो पहला कॉम्बिनेशन है इसके अंदर देखें, ये फर्ज करेंगे एक आम है और इसके अंदर 10 केले थे। पहला जो कॉम्बिनेशन था ये 10 केलों का, ठीक है। ठीक है, पहला जो कॉम्बिनेशन एक आम और 10 केलों पे मुश्तमिल था ग्राफ के अंदर, वो टेबल में, और दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो 2 आम और 6 केलों पे। तो आपने देखा कि जब वो कंज्यूमर जो है ए पॉइंट से बी की तरफ वो जब जाता है तो वो केलों में कमी कर देता है, ठीक है, और आम में वो इजाफा कर देता है। यानी कि एक चीज़ में वो इजाफा कर रहा है दूसरे में कमी कर रहा है। तो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो ए और बी जो है वो सेम जो है ना लेवल पे रहे। यानी कि हम ये कह सकते हैं ए इक्वल टू बी, ठीक है। तस्कीन के लिहाज से ए और बी जो है वो दोनों बराबर हैं, क्योंकि ए के अंदर एक चीज़ ज़्यादा है दूसरी कम है, और बी में दूसरी चीज़ ज़्यादा है पहली कम है। यानी कि बी में आम ज़्यादा है केले कम है, और इसके अंदर जो है केले ज़्यादा हैं और आम कम है। तो इस वजह से आपको टोटल जो बास्केट ऑफ गुड्स मिल रही है वो दोनों में ऑलमोस्ट बराबर है। तो इस वजह से सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहता है। तो सेटिस्फेक्शन के लिहाज से हम ए को बी के बराबर कह सकते हैं कि हमारा जो ए में भी उतना ही सेटिस्फेक्शन लेवल है जितना हमारा बी में सेटिस्फेक्शन लेवल है। तो ये हमारी अजम्पशन है, ठीक है। हमने जब डेफिनेशन इसकी पढ़ी थी तो उसमें हमने ये ज्यूम किया था कि इंडिफरेंस कर्व ऐसा कर्व होता है जिसके अंदर हम उन पॉइंट्स को लेते हैं जहाँ पर सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है। अब मैंने अपना इंडिफरेंस कर्व ये बनाया है तो मुझे ये दोनों कॉम्बिनेशन एक जितनी सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए ये जो कॉम्बिनेशंस हैं वो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को जाहिर कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने इन दोनों को मिला के इंडिफरेंस कर्व बनाया है। अब इस चीज़ को हम फर्दर साबित करने के लिए हम कुछ फर्जी इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं, ठीक है। नेगेटिव स्लोपिंग इंडिफरेंस कर्व के अलावा हम कोई और तरह के इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं, ठीक है। वो ये देखिए इन दो डायग्राम्स के अंदर हमने नेगेटिव स्लोपिंग इंडिफरेंस कर्व के अलावा जो कि एक्चुअल शक्ल का होता है, हमने 2 डिफरेंट शक्लों के इंडिफरेंस कर्व बनाए हैं जो कि फ़र्जी हैं। हमने इनको बना के हम एक्चुअली ये देखना चाहते हैं कि क्या इस तरह के इंडिफरेंस कर्व हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो इंडिफरेंस कर्व है इसको हम कंसीडर करते हैं इस डायग्राम में। इंडिफरेंस कर्व को हमने IC से जाहिर किया है, ठीक है। IC के सिंबल से IC इंडिफरेंस कर्व को जाहिर कर रहा है कि 2 नुकात A और B हैं जो 2 जोड़ों को जाहिर करता है। नुक्ता A 2 आम और 4 केलों के मजमूए को जाहिर कर रहा है, और नुक्ता B 3 आम और 6 केलों को जाहिर कर रहा है। सारिफ नुक्ता A पर B को तरजीह देगा क्योंकि नुक्ता B पर आम और केले दोनों की मिकदार ज़्यादा है। आपने ये याद रखना है कि जो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन की अजम्पशन है, क्या ये यहाँ पर अप्लाई हो रही है, एप्लीकेबल है या नहीं है, ठीक है। तो ये जो ए कॉम्बिनेशन है उसमें आप ये देख सकते हैं कि 2 आम है और ये 4 केले। ये जो वैल्यूज़ हमने ली है ये फर्जी ली हैं, ठीक है। खुद से हमने ज्यूम किए हैं, हमने इसकी पॉजिटिव स्लोप बनाई है। जो पॉजिटिव स्लोप होती है उसमें जब एक पॉइंट हम इधर ले रहे हैं, दूसरा पॉइंट हम इधर अगर ले रहे हैं राइट साइड के ऊपर, तो इन दोनों को मिला के इस तरह की पॉजिटिव स्लोपिंग कर्व बनेगा। तो जब भी पॉजिटिव स्लोपिंग कर्व बनता है तो जो उसमें जो अगला पॉइंट होता है वो पिछले की निस्बत जो है उसके अंदर दोनों वैल्यूज़ ज़्यादा होती है। यानी कि इसमें आम में जब हम A से B की तरफ जाते हैं तो आम में भी इजाफा हो रहा है और केलों में भी इजाफा हो रहा है, ठीक है। यानी कि कमी किसी में भी नहीं हो रही, दोनों में ही इजाफा हो रहा है। जैसे आपने पिछली डायग्राम में देखा था कि एक में इजाफा होता है तो दूसरे में कमी आ रही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर दोनों में ही इजाफा हो रहा है। जब दोनों चीज़ों में इजाफा हो रहा है तो B पॉइंट राइट साइड पे आता है, लेफ्ट साइड इधर की तरफ आने की बजाय ऊपर की तरफ राइट साइड पे आता है, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के हमने ये लाइन ड्रॉ की। तो आप ये देखें कि जो A और B जो पॉइंट्स हैं, चूँकि B पॉइंट्स जो है इसके अंदर A की निस्बत जो है ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं। B पॉइंट्स में आम भी ज़्यादा है, केले भी ज़्यादा हैं A की निस्बत। तो जब दोनों चीज़ें ज़्यादा होती हैं आपके पास तो हम यहाँ पर रिज्यूम करते हैं
कि जो कंज्यूमर है हमेशा उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाएगा ऐसी सूरत में, क्योंकि ये जो थ्योरी है ये इस चीज़ के ऊपर बेस करती है कि हम कंज्यूमर को अक्लमंद तस्वुर करते हैं। कोई भी कंज्यूमर बेवकूफ़ नहीं होता, वो हमेशा रैशनल डिसीजन करता है। ठीक है, रैशनल डिसीजन क्या होता है? ऐसा डिसीजन जिसमें आप हमेशा अपना फ़ायदा देखना चाहते हैं, हमेशा आप ये चाहते हैं कि आप पहले से ज़्यादा बेहतर पोजीशन में आ जाएं आप। ठीक है, तो बेहतर पोजीशन में आप तभी आएंगे जब आपको दोनों चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी। बी पॉइंट जो है ये ए पॉइंट की निस्बत बेहतर सिचुएशन को जाहिर करता है, तो हम ये लिख सकते हैं कि सेटिस्फेक्शन के लिहाज से बी इज़ ग्रेटर देन ए। तो ये सेटिस्फेक्शन के लिहाज से हमने लिखा है कि क्योंकि इसमें दोनों क्वांटिटीज़ ज़्यादा हैं दोनों चीज़ों की, तो हमेशा कोई भी कंज्यूमर ज़्यादा चीज़ों को कम चीज़ों पे तरजीह देगा। जो जब दोनों चीज़ें बढ़ जाती हैं, कमी आपको कोई भी चीज़ आपसे वापस नहीं ली जा रही, दोनों चीज़ें आपको ज़्यादा दी जा रही हैं, तो आप बेहतर पोजीशन में आ गए। तो सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा बढ़ गया। तो जब सेटिस्फेक्शन इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन का जो अजम्पशन था वो हमारा वायलेट हो गया है यहाँ पर, क्योंकि हमने डिफरेंस कर्व में क्या अज्यूम किया हुआ था, सेटिस्फेक्शन लेवल इक्वल रहे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इसलिए ऐसा इंडिफरेंस कर्व जो है वो नहीं होता प्रैक्टिकल लाइफ में। नेगेटिव स्लोपिंग होता है इंडिफरेंस कर्व, इस तरह की स्लोप उसकी नहीं होती। इंडिफरेंस कर्व जो है वो नेगेटिव स्लोपिंग होता है, जिसमें जो है एक चीज़ में जब इजाफा होता है तो दूसरी में कमी आना ज़रूरी है ताकि सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहे। ठीक है, अभी हम ये दूसरी डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। दूसरी जो डायग्राम है उसमें देखें आप कि जो दूसरी डायग्राम है इसके अंदर इंडिफरेंस कर्व बनाया हुआ है, ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन की शक्ल में यूं बन रहा है। इसमें ए पॉइंट जो है वो यहाँ है, ए पॉइंट जो है वो 1 आम और 6 केलों पे मुश्तमिल है। ठीक है, उसके बाद जो बी पॉइंट है उसके अंदर 2 आम हैं और केले 6 ही हैं, यानी कि केलों में कोई चेंज नहीं आ रहा, आम में इजाफा हो रहा है। केले जो है वो कांस्टेंट है, इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसलिए इन दोनों को जब मिलाते हैं आप इन दोनों पॉइंट्स को, तो इस तरह की हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो आप ये देखें कि ये जो डिफरेंस कर्व है इसके अंदर भी अब आपने कंपैरिजन करना है, ए और बी पॉइंट्स का आपने कंपैरिजन करना है कि जो ए पॉइंट्स और बी पॉइंट्स हैं क्या वो सेटिस्फेक्शन के लिहाज से एक जैसे हैं। आप ए पॉइंट आपको ऑफर किया जाता है, उसमें आपको 1 आम और 6 केले दिए जाते हैं। फिर बी कॉम्बिनेशन है, उसमें आपको 2 आम और 6 केले दिए जाते हैं। तो आप कौन से कॉम्बिनेशन को प्रेफर करेंगे, बी को या ए को? तो डेफिनेटली आप बी को प्रेफर करेंगे। यहाँ हमने कीमतों का डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमने प्राइसेस को हमने भी कंसीडर नहीं किया, सिर्फ हमने यूटिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं कि हमें वो तस्कीन कितनी मिल रही है। तो यकीनन जो अक्लमंद सारिफ है वो ज़्यादा चीज़ों को कम चीज़ों पे हर शख्स प्रेफर करता है, क्योंकि हर शख्स जो है अपने आप को वेल ऑफ करना चाहता है, तो हमेशा वो ज़्यादा चीज़ों को कम चीज़ों पे प्रेफर करता है। ये भी हमारी असम्पशन है, हमारी जो थेरी इकनॉमिक थेरी है उसकी बेस है ये कि कोई भी शख्स जो है अक्लमंदी से इकनॉमिक डिसीजन करते हैं लोग, उन्हें पता होता है कि उसमें उनका फ़ायदा किस चीज़ के अंदर है। तो हमेशा कंज्यूमर जो है वो अपना फ़ायदा देख रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। सारी थेरीज़ के पीछे यही लॉजिक है कि हर शख्स अपना फ़ायदा देख रहा है। जो यहाँ पर कंज्यूमर की हम बात करें तो वो अपना फ़ायदा देख रहा है, तो उसका फ़ायदा किस में है? बी में उसको ज़्यादा यूटिलिटी हासिल हो रही है, ये ए में हासिल हो रही है। डेफिनेटली उसको बी में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हासिल हो रही है, क्योंकि जो बी जो है वो ए की निस्बत ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर लिए हुए है। बी जो कॉम्बिनेशन है उसमें 2 आम जो है, 1 आम यानी कि ज़्यादा है ए की निस्बत। बेशक केले उतने ही हैं लेकिन आम ज़्यादा है, और कम कोई भी चीज़ नहीं है इसमें, एक चीज़ ज़्यादा है। इसमें हमने देखा कि बी पॉइंट जो है इसके अंदर ए की निस्बत दोनों चीज़ें ज़्यादा थी, आम भी ज़्यादा थे, केले भी ज़्यादा थे, लेकिन इसमें आम ज़्यादा है, केले बेशक उतने हैं लेकिन आम ज़्यादा है, और कम कोई भी चीज़ नहीं है। बेसिकली ओवरऑल वो बेहतर पोजीशन में है। बी जो है वो हम कह सकते हैं कि अगेन हम यहाँ पर ये बात कर सकते हैं कि बी इज़ ग्रेटर देन ए यानी कि सेटिस्फेक्शन के लिहाज से जो बी है वो ए से ज़्यादा बेहतर है, तो इसलिए कंज्यूमर बी को ए पे प्रेफर करेगा। तो यहाँ पर फिर जो इंडिफरेंस कर्व की जो वायलेशन है उसकी डेफिनेशन में जो हमने अज्यूम किया था इक्वल यूटिलिटी या इक्वल सेटिस्फेक्शन वाली जो अजम्पशन थी वो यहाँ पर वायलेट हो गई है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व हमेशा वही होता है जहाँ पर बी ए के इक्वल हो सेटिस्फेक्शन के लिहाज से। तो यहाँ पर चूँकि जब चीज़ें बढ़ जाती हैं आपके पास तो आपकी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो जाती है,
तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है ना आप बेहतर पोजीशन में आ जाते हैं। तो लेकिन हमने इन कॉम्बिनेशंस को नहीं हमने कंसीडर करना, हमने वो कॉम्बिनेशंस लेने हैं जो हमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। तो इसलिए ये दो जो इस तरह के जो इंडिफरेंस कर्व है, पॉजिटिव स्लोपिंग इंडिफरेंस कर्व और हॉरिजॉन्टल इंडिफरेंस कर्व, ये दोनों तरह के जो इंडिफरेंस कर्व है ये इंडिफरेंस कर्व के डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरते, लिहाजा ये इंडिफरेंस कर्व ऐसे नहीं हो सकते। इंडिफरेंस कर्व जो है वो हमेशा ऐसा ही होता है जो नेगेटिव स्लोप हो, तो जिसमें एक चीज़ में अगर इजाफा हुआ है दूसरी में कमी आ जाए, ताकि सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहे और हमें कोई बी के इक्वल कंसीडर कर सकें सेटिस्फेक्शन के लिहाज से। याद रखना है आपने, सेटिस्फेक्शन जो है ये इसको हम मेजर नहीं कर सकते, सेटिस्फेक्शन को हम जस्ट उसको उसका लेवल हमने यहाँ पर कंसीडर किया है कि यहाँ पर भी उतनी सेटिस्फेक्शन है और यहाँ पर भी उतनी ही सेटिस्फेक्शन है। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अब हमने एक तीसरी तरह का फर्जी इंडिफरेंस कर्व यहाँ पर लिया हुआ है। ये थर्ड टाइप इंडिफरेंस कर्व की जो है हमने ली हुई है यहाँ पर फर्जी, वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। इसके अंदर भी आपने सेम वही प्रोसेस करना है जो पिछले दो डायग्राम्स के अंदर किया था। आपने देखना है कि ए में कितनी क्वांटिटीज़ है, ए जो है उसके अंदर 3 आम है फ़र्ज़ करें। ये हमने जो वैल्यूज़ है ये फर्जी ली हैं, ठीक है, इससे आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। और 1 आम और 3 केलों पे मुश्तमिल है, इसमें आप कोई दूसरी वैल्यू भी ले सकते हैं, ठीक है। आपने जस्ट इसमें ज्योमेट्रिकली हम देख रहे हैं कि एक पॉइंट ऊपर है या नीचे है, राइट पे है या लेफ्ट पे है, तो उस हिसाब से उसमें जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज होंगी। अब ये जो बी पॉइंट है बिल्कुल इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल यानी कि वर्टिकली ऊपर है ये इसके बिल्कुल, ठीक है। तो इसके अंदर इसलिए आम जितने आम ए में हैं उतने ही आम इसके अंदर भी होंगे। अगर इधर 3 आम है तो इधर भी 3 आम है, और जो केले हैं वो 2 हैं। चूँकि ये पॉइंट ऊपर चला गया है तो ऊपर वाली वैल्यू ज़ाहिर है नीचे वाली वैल्यू से ज़्यादा है, तो इधर 1 आम है तो डेफिनेटली यहाँ पर 1 से ज़्यादा आम होंगे। लेट्स से कि इधर 2 मैंगोज़ हैं, तो ये जो बी पॉइंट्स है इसके अंदर केलों की मिकदार ज़्यादा हो गई है क्योंकि ये वर्टिकली ऊपर है ये वाला पॉइंट इससे। तो इसमें जो एक्स एक्सिस पे हमने वैल्यू ली है वो सेम है, जबकि वाई एक्सिस की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी क्योंकि अपवर्ड जो वैल्यूज़ हैं वो ऊपर की तरफ ज़्यादा हो रही हैं। वाई एक्सिस भी इधर राइट की तरफ एक्स एक्सिस पे वैल्यूज़ बढ़ रही होती हैं। ये नंबर लाइन है, आपको पता है जो ग्राफ होता है वो नंबर लाइंस है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नंबर लाइंस हैं ये, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट है उसमें चूँकि केले ज़्यादा हो गए हैं तो डेफिनेटली आम में कोई कमी नहीं आई, एक चीज़ सेम है जबकि दूसरी चीज़ ज़्यादा हो गई है। तो जब ज़्यादा होना किसी चीज़ का ये जाहिर कर रहा है कि कंज्यूमर जो है वो बी पॉइंट के ऊपर ए पॉइंट की निस्बत बेहतर पोजीशन में है, तो वो हमेशा बी पॉइंट को ए की निस्बत वो प्रेफर करेगा। तो यू कैन से दैट बी मस्ट बी ग्रेटर देन ए विद रिस्पेक्ट टू सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन के लिहाज से बी ए से ज़्यादा है क्योंकि जब भी कंज्यूमर को ज़्यादा चीज़ मिलेगी वो बेहतर पोजीशन में आएगा, तो हमेशा वो प्रेफर करेगा अकॉर्डिंग टू दी बेसिक थ्योरी ऑफ इकनॉमिक्स। हर बंदा अक्लमंदी से फ़ैसले करता है, तमाम इकनॉमिक डिसीजंस जो हैं इकनॉमिक एजेंट्स जो हैं वो अक्लमंदी से करते हैं। तो लिहाजा ये वाली जो सिचुएशन है ये हमें इस तरफ लेके जा रही है कि ये इस तरह का इंडिफरेंस कर्व नहीं हो सकता। इंडिफरेंस कर्व जो है वो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर इंडिफरेंस कर्व होने के लिए ये ज़रूरी है कि बी मस्ट बी इक्वल टू ए। बी अगर ए से ज़्यादा है या ए बी से ज़्यादा है तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारी बेसिक असम्पशन है इंडिफरेंस कर्व की वो वायलेट हो गई है। तो लिहाजा इंडिफरेंस कर्व जो ना वर्टिकल हो सकता है, ना हॉरिजॉन्टल हो सकता है, ना पॉजिटिव स्लोपिंग लाइन हो सकती है, ठीक है, बल्कि वो नेगेटिव स्लोपिंग ही होता है इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। ये हमने साबित किया। ये हमने फर्जी ख़त हमने क्यों बनाए हैं, ये साबित करने के लिए कि इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, उसकी स्लोप जो है वो कैसी होती है। तो उसकी स्लोप हमेशा कैसी होती है, उसकी स्लोप नेगेटिव स्लोपिंग होती है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है कि उसकी स्लोप कैसी होती है। इंडिफरेंस कर्व की स्लोप नेगेटिव होती है। तो ये सारा हमने इंडिफरेंस कर्व की नेगेटिव स्लोप को साबित करने के लिए हमने ये 3 डायग्राम्स बनाई हैं। अब जो है हम नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी तरफ आ जाते हैं। पहली जो हमने प्रॉपर्टी हमने कर ली कि इंडिफरेंस कर्व की स्लोप हमेशा नेगेटिव होती है, वो हमने साबित किया कि नेगेटिव स्लोप क्यों होती है, क्योंकि जब एक चीज़ में आप इजाफा करते हैं तो दूसरी में आपको कमी करनी पड़ती है, इस वजह से वो स्लोप नेगेटिव हो जाती है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी जो है इसकी तरफ हम आते हैं। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो है इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कता नहीं करते। टू इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर।
अब ये जो है ये डायग्राम, ये भी एक जो है इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, इसको समझने वाली प्रॉपर्टी है ये। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा इसके ऊपर कि ये देखिए ये दो इंडिफरेंस कर्व बनाए हुए हैं, एक IC1 है और दूसरा IC2 है। ठीक है, ये IC1 को जो है मैं इस तरह से हाईलाइट कर देती हूँ। दो इंडिफरेंस कर्व हैं और ये यहाँ पर फर्ज करें कि ये एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो हमने यही साबित करना है कि वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पर साबित करनी है कि वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो हम ये इसको चेक करते हैं कि वो इंटरसेक्शन उसकी पॉसिबल हो सकती है कि नहीं। इस तरह से ये जो यहाँ सिचुएशन नज़र आ रही है हमें कि प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल है या नहीं। तो ये जब दो इंडिफरेंस कर्व को हमने ये इंटरसेक्ट करवाया तो यहाँ पर ये B पॉइंट जो है वो कॉमन पॉइंट बन जाता है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है B पॉइंट, जो जहाँ पर दोनों एक दूसरे को कता कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो कॉमन पॉइंट का मतलब ये है कि ये वाला जो पॉइंट है ये दोनों में मौजूद है। ये कॉम्बिनेशन यानी कि 3 आम और 4 केलों का जो कॉम्बिनेशन है ये दोनों में मौजूद है। यहाँ पर भी आपने इंडिफरेंस कर्व की जो अजम्पशन और उसकी जो डेफिनेशन है वो आपने सामने रखनी है। जब भी आपने कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है तो उसमें आपने इस चीज़ को सामने रखना है, जो आपने उसकी डेफिनेशन पढ़ी है और MRS पढ़ा है, आपने उसको डिफाइन किया था, तो उसको आपने इंडिफरेंस कर्व की बेसिक डेफिनेशन को सामने रखना है। उसको सामने रख के आपने इस प्रॉपर्टी को भी स्टडी करना है। तो वो डेफिनेशन क्या थी, उसमें हमने ज्यूम किया था कि हर इंडिफरेंस कर्व जो जितने भी पॉइंट्स उसके ऊपर होते हैं वो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को जाहिर करते हैं। तो ये IC1 एक इंडिफरेंस कर्व है, ये IC1 है, और ये दूसरा इंडिफरेंस कर्व ये वाला है, उसको हमने IC2 कहा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग सेटिस्फेक्शन लेवल को जाहिर करते हैं इंडिफरेंस कर्व जो है। यानी कि अब ये देखें, ये A पॉइंट जो है B पॉइंट का हमने देख लिया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये दोनों में कॉमन है, 4 आम और 3 केलों का कॉम्बिनेशन दोनों इंडिफरेंस कर्व पे मौजूद है। अब ये जो A पॉइंट है इसकी तरफ आ जाते हैं हम। A पॉइंट जो है वो कौन से इंडिफरेंस कर्व पे मौजूद है? A पॉइंट जो है वो IC1 के ऊपर है। ये IC1 है, ये वाला कर्व, तो A पॉइंट जो है IC1 के ऊपर मौजूद है। ठीक है, इसके अंदर 1 आम है और इसके अंदर 8 केले हैं। ठीक है, 1 आम और 8 केलों का कॉम्बिनेशन है ये। इसी तरह आप C पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। C पॉइंट जो है ये कहाँ पर मौजूद है? C पॉइंट जो है ये IC1 है, सॉरी IC2 है। ये C पॉइंट IC2 के ऊपर मौजूद है। तो C पॉइंट जो है इसके अंदर केले सेम है जितने A में थे, लेकिन आम जो है वो ज़्यादा है। आम इसमें 2 थे, 2 हैं, और इसमें एक था। ठीक है, तो ज़ाहिरी बात है, अभी आपको मैंने अभी बताया कि जब भी ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं वो कम चीज़ों पे हमेशा प्रेफरेबल होती हैं। कंज्यूमर ज़्यादा चीज़ों को हमेशा कम चीज़ों पे प्रेफर करेगा। तो यहाँ पर C जो है इसके अंदर आम ज़्यादा है, केले सेम है बेशक, लेकिन आम C में चूँकि ज़्यादा है, एक चीज़ ज़्यादा हो गई है। एक चीज़ ज़्यादा हो जाए या दोनों ज़्यादा हो जाए तो दोनों सूरतों में सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाएगा, आपकी पोजीशन बेहतर हो जाएगी, तो आप उसको प्रेफर करेंगे उस पॉइंट को जहाँ पर एक चीज़ या दोनों ज़्यादा है। आप गैर जानिबदार नहीं रहेंगे। ठीक है, गैर जानिबदार तब होते हैं जब आपके लिए दोनों चीज़ें जो हैं वो एग्जैक्टली सेम होती हैं। मतलब दो ऐसी पोजीशंस होती हैं जिनको आप एक को दूसरे पे प्रेफर नहीं कर सकते, आप गैर जानिबदार हो जाते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर अब हम ये देखते हैं कि इसको हम देख लेते हैं नुक्ता A और B IC1 पर, जबकि C और B IC2 पर वाक़ हैं। चूँकि A और B एक ही ख़त IC1 पर वाक़ है, इसलिए सारिफ इनके दरमियान गैर जानिबदार होगा। इसी तरह C और B एक ही ख़त पर वाक़ हैं, इसलिए सारिफ इनके दरमियान भी गैर जानिबदार होगा। ठीक है, A और B जो है चूँकि एक इंडिफरेंस कर्व पर हैं तो ये एक जैसी सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। C और B जो है दूसरे इंडिफरेंस कर्व पर हैं तो ये भी एक जैसी सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो जो भी एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो एक जैसी सेटिस्फेक्शन देते हैं बाय अजम्पशंस, तो इसलिए हम उनको इक्वल कंसिडर कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम ये जो डायग्राम में अभी आपने पॉइंट्स के बारे में पढ़ा, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि A इक्वल टू B, यानी कि A और B जो है वो सेटिस्फेक्शन के लिहाज से सेम है, क्योंकि ये दोनों एक ही इंडिफरेंस कर्व IC1 के ऊपर है। और B और C जो है ये भी सेटिस्फेक्शन के लिहाज से सेम है, क्योंकि ये दोनों भी एक इंडिफरेंस कर्व पर वाक़या है जो कि IC2 है। ठीक है, ये डायग्रामेटिकली हमने और अजम्पशंस के लिहाज से इन दोनों को इक्वल किया है। ये दोनों इक्वेशंस हमने लिखी हैं। अब हम इस डायग्राम की तरफ फिर आ जाते हैं।
अच्छा, ये जो इक्वल इंडिफरेंस जो इक्वल पॉइंट्स होते हैं, आपको पता है कि उसके दरमियान सारे गैर जानिबदार होता है। IC1 पर B भी इतनी ही तस्कीन देता है जितना नुक्ता A पर बनने वाला जोड़ा और IC2 पर नुक्ता B और C पर बनने वाला जोड़ा बराबर तस्कीन देते हैं। लिहाजा इसे नतीजा फर्ज किया जा सकता है A और C दोनों नुकात पर बनने वाले जोड़े भी इकसा तस्कीन के हामिल हैं। तो ये जो हमने, अब हम इसको अलजबरिकली देखते हैं। आपके सामने ये देखें कि ये जो हमने पढ़ा कि ये जो है A इक्वल टू B है और B इक्वल टू C है। ये हमने उस ग्राफ से ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों इक्वेशंस हमने बनाई हैं। तो इसको हम अब इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये जो दूसरी वाली है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो हम अलजबरिकली अब इन दोनों इक्वेशंस को हम देखते हैं कि अलजबरिकली जब भी ये जो है एक नंबर दूसरे के बराबर होता है, दूसरा तीसरे के बराबर होता है, तो इसका मतलब है ये तीनों नंबर्स आपस में बराबर हैं। कोई से भी क्वांटिटीज़, ऐसी क्वांटिटीज़, ये दो इक्वेशन, इसको हम कंटिन्यूस इक्वेशन की सूरत में इन पहली दो इक्वेशन से अलजबरिकली जो है हम एक नतीजा अखज़ कर सकते हैं। वो नतीजा ये होगा, if A equal to B and B is also equal to C, A equal to B and B equal to C, यानी कि इन दोनों इक्वेशन से हमने ये वाली जो इक्वेशन है वो अखज़ की है, जो ये जाहिर कर रही है कि A जो है वो B के बराबर है और C जो है ये भी B के बराबर है। इसका मतलब है ये तीनों आपस में बराबर है। यानी कि दो चीज़ें, अगर दो क्वांटिटीज़ जो हैं वो किसी भी एक ही क्वांटिटी के बराबर हों, जैसे हम कहते हैं कि जो एक A जो है ये इसकी लंबाई 1 मीटर है और जो C है इसकी लंबाई भी 1 मीटर है, तो इसका मतलब है A और C दोनों की लंबाई बराबर है। यानी कि दो चीज़ें जो हैं वो एक ही चीज़ के बराबर है, तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में बराबर है। तो इससे जो है हम एक तीसरा रिजल्ट हम ड्राइव कर सकते हैं। ये देखिए, आपने इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमने ये थर्ड इक्वेशन जो है वो हमने हासिल की कि A B के बराबर है और C भी B के बराबर है, तो ये तीनों आपस में बराबर है। इसको हमने कंटिन्यूस इक्वेशन की सूरत में लिख दिया। तो इस तीसरी इक्वेशन से हम ये एक चौथी इक्वेशन जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। तो चौथी इक्वेशन जाहिर कर रही है, चूँकि ये तीनों आपस में बराबर है तो A और C के भी बराबर है, A B के बराबर है, B C के, तो इसका मतलब है C भी A के बराबर है या A जो है वो भी C के बराबर है। तो A और C जो है इसका मतलब है सेटिस्फेक्शन के लिहाज से बराबर है। अलजबरिकली हम इन दोनों इक्वेशन से हमने ये नतीजा निकाला कि अलजबरिकली A और C जो है वो आपस में बराबर है। अब हम उस ग्राफ, ये हमने मैथमेटिकली ये नतीजा निकाला है, ठीक है। अलजबरिकली हमने लॉजिक के ज़रिए ये नतीजा निकाला है। अब हम उस ग्राफ की तरफ आ जाते हैं। ये जो ग्राफ था, हमने चूँकि अलजबरा के ज़रिए ये नतीजा निकाला कि A जो है वो C के इक्वल है, ठीक है, A इक्वल टू C। ये हमने अलजबरिकली नतीजा निकाला था। लेकिन अब आप इस ग्राफ पे देखें, ग्राफ की तरफ अगर आप देखें तो ग्राफ में जो C पॉइंट है वो A पॉइंट से आगे है। C पॉइंट का आगे होना जाहिर कर रहा है कि C में चूँकि दो वैल्यूज़ हैं आम की, आम ज़्यादा है C में, तो C A के कभी भी बराबर नहीं हो सकता। ग्राफिकली हमें जो नतीजा है वो कुछ और नज़र आ रहा है। ग्राफिकली हमें नज़र आ रहा है कि C इज़ ग्रेटर देन A। ये हमें ग्राफिकली नज़र आ रहा है, ठीक है। अलजबरिकली हम देखें तो हमें A C के बराबर नज़र आ रहा है, यानी कि अलजबरिक लॉजिक के लिहाज से हमें A C के बराबर नज़र आ रहा है क्योंकि हमने इससे ये नतीजा निकाला था। लेकिन जब हम ग्राफिकली देखते हैं तो हमें C जो है वो A से ज़्यादा नज़र आ रहा है, ज़्यादा प्रेफरेबल है क्योंकि C में आमों की मिकदार ज़्यादा है। तो ये चीज़ जो है ये उलट, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट हो गई है। दो डिफरेंट सिचुएशंस हमें एक, यानी कि जो दो पॉइंट्स होते हैं वो या तो बराबर होते हैं या एक पॉइंट दूसरे से ज़्यादा होता है। ये ऐसा नहीं होता कि बराबर भी हो जाए और एक चीज़ दूसरी से बड़ी भी हो जाए और बराबर भी हो जाए। तो कोई से भी दो नंबर्स हैं, आपको पता है, या वो बराबर होंगे या कोई एक रिलेशनशिप होता है दो नंबर्स में या दो वैल्यूज़ में, कोई एक रिलेशनशिप हो सकता है कि आइदर ये सिचुएशन हो सकती है या ये सिचुएशन हो सकती है। यानी कि हम कहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल 3 एक नंबर है और दूसरा नंबर 4 है, तो 4 जो है 3 से बड़ा है,
ठीक है, या 3 जो है वो 4 से कम है, तो हम ये तो नहीं कह सकते 3 और 4 दोनों बराबर भी हैं, 4 जो है वो 3 के बराबर भी है और 3 से बड़ा भी है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता, या तो वो इसके बराबर होगा या इससे बड़ा होगा, तो डेफिनेटली ये इससे बड़ा है, तो इसलिए जो है वो बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए अलजेब्रिकली कुछ और सिचुएशन है, ग्राफिकली कुछ और सिचुएशन है, तो ये कंट्राडिक्शन हो गई है। तो ये कंट्राडिक्शन इस बात को जाहिर कर रही है कि जो है ना ऐसा पॉसिबल नहीं होता प्रैक्टिकल लाइफ में, कभी भी ऐसा नहीं होता कि दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कता करें, क्योंकि ये कंट्राडिक्शन इसी वजह से हुई है क्योंकि दो इंडिफरेंस कर्व्स ने एक दूसरे को कता किया है। तो इसलिए दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कता नहीं करते, कभी भी नहीं कता करते, क्योंकि कता करना क्योंकि जो हर इंडिफरेंस कर्व है ना वो अलग सेटिस्फेक्शन लेवल को जाहिर करता है। ये वाला इंडिफरेंस कर्व दूसरे से अलग है, ठीक है, तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं, अब ऐसा तो नहीं होता है कि यहाँ पर IC1 ऊपर चला गया है और इस जगह पर IC1 नीचे चला गया है, IC2 जो है IC1 से नीचे चला गया है और यहाँ पर IC2 जो है वो IC1 से ऊपर है और यहाँ पर IC1 और IC2 बराबर हैं। तो ऐसी सिचुएशन नहीं होती कि दो पॉइंट्स जो हैं कभी एक दूसरे के इक्वल हो जाएं, कभी एक दूसरे से ज़्यादा हो जाए। तो कंज्यूमर जो है वो कंसिस्टेंट होता है, वो हमेशा ज़्यादा चीज़ों को कम पे प्रेफर करता है और उसकी एक ख़ास पसंद होती है, तो उस हिसाब से ये इंडिफरेंस कर्व बनाया जाता है। इसलिए ये साबित हो गया कि इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कता करते हैं, तो हकीकत में इंडिफरेंस कर्व्स एक दूसरे को कता नहीं करते। ये हमने प्रूव कर दिया। अब ये थर्ड प्रॉपर्टी है, मब्दा के जाने मुहद्दिब होते हैं, इंडिफरेंस कर्व्स आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन। कन्वेक्स कर्व जो है वो कैसा होता है, आपको पता है कन्वेक्स शेप्स जो कैसी होती है कि कोई भी जो शेप है इस तरह से जो पीछे की तरफ मुड़ी हुई शेप होती है, ये इस तरह की जो बैक होती है उसको हम कहते हैं कन्वेक्स, या इसको हम कहते हैं कन्वेक्स डाउन। इस तरह की जो शेप होती है, ठीक है, ये कन्वेक्स डाउन है। तो इससे जो ऑपोजिट होती है, यानी कि इस तरह से जो होती है शेप, इसमें जो बैक ऊपर की तरफ वो है, जिसको हम कनकेव कह सकते हैं या कन्वेक्स आप भी कह सकते हैं। तो जो इंडिफरेंस कर्व है वो इस तरह से होता है, ये कन्वेक्स डाउन या कन्वेक्स शेप में होता है इंडिफरेंस कर्व हमेशा, यानी कि एक तो नेगेटिव स्लोप होता है, दूसरा ये कि उसकी ये कन्वेक्स शेप होती है, यानी कि स्ट्रेट लाइन की शक्ल में नहीं होती, सीधा खत नहीं होता, बल्कि मुड़ा हुआ खत होता है नीचे की तरफ, ओरिजिन की तरफ मुड़ा हुआ होता है, कन्वेक्स टू दी ओरिजिन। तो इस चीज़ को हम साबित करने के लिए कि ये हमेशा कन्वेक्स होता है, तो हम इसकी 3 फर्जी जो है ना शक्लें, हम मुख्तलिफ शक्लें इसकी कंसिडर करते हैं और वो देखते हैं कि क्या वो शक्लें पॉसिबल हैं। पहली जो शक्ल ये है, मुब्दा से मुहद्दिब होते हैं। दूसरी जो है हम जो है ये ले लेते हैं हम इंडिफरेंस कर्व्स आर स्ट्रेट लाइंस, और तीसरी हम ले लेते हैं कनकेव शेप। तो इन तीनों किस्म की जो शेप्स को हम कंसिडर करते हैं। ये देखें, जो एक्चुअल इंडिफरेंस कर्व है उसकी ये कन्वेक्स शेप बनाई हुई है। कन्वेक्स शेप में ये होता है कि ये कॉम्बिनेशंस होते हैं A B C D, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, और वो कॉम्बिनेशंस इस तरह से बनते हैं कि जो ट्रायंगल्स हैं ये छोटी होती चली जाती हैं, ठीक है। ये वाली ट्रायंगल बड़ी है, ये उससे छोटी है और ये उससे छोटी होगी। नीचे वाली ट्रायंगल जो है वो ऊपर वाली की निस्बत छोटी होती जाएंगी। छोटी इसलिए होती है कि उसमें ये जो डिफरेंस है, यानी कि x में जो चेंज आ रहा है वो तो सेम है, यानी कि 1 1 का चेंज आ रहा है x में, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसे बनेगा, ठीक है, 1 1 का चेंज आ रहा है x में। लेकिन जो y में चेंज आ रहा है, पहले 4 का चेंज आया y में, ठीक है, फिर y में 3 का चेंज आया, फिर y में 2 का चेंज आया। तो y में जो चेंज आ रहा है वो पहले से कम होता जा रहा है, तो इसलिए जो ट्रायंगल्स हैं ये भी छोटी होती जा रही हैं। तो इस तरह से अगर चेंज आए, MRS कम होती जाए, तो ये कन्वेक्स शेप बनती है। कन्वेक्स शेप इस चीज़ को जाहिर कर रही होती है कि MRS कम होती जा रही है, कि सारिफ एक शय में इजाफा करने के लिए दूसरी शय को छोड़ देता है, तो इसलिए जो नया कॉम्बिनेशन है वो भी पहले जितनी तस्कीन देता है। अब ये जो दूसरी वाली हम फर्जी शक्लें बना रहे हैं वो है, हम स्ट्रेट लाइन बना के देखते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन जो होती है वो उस तरह से अगर हम बनाएं तो क्या वो इंडिफरेंस का हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये स्ट्रेट लाइन हमने बनाई है नेगेटिव स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन, मब्दा से ख़त मुस्तकीम। ये अगर ये स्ट्रेट है तो नेगेटिव स्लोप है इसकी, यानी कि यूं बाएं से दाएं ये नीचे की तरफ ही गिर रहा है, डाउनवर्ड स्लोप है, लेकिन स्ट्रेट लाइन की शेप में है, ये कन्वेक्स नहीं है, यानी कि ये यूं नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है,
ठीक है। तो जो स्ट्रेट लाइन जो है वो तब बनती है जब जो एक्स और वाई में सेम चेंज आ रहा होता है, यानी कि जो डी एक्स है और डी वाई है वो सेम है, यानी कि एक्स में देखिए 1 का चेंज आ रहा है, यहाँ पर 1 का इजाफा हो रहा है, 1 का इजाफा हो रहा है एक्स में, यानी कि एक्स एक्सिस पे हमने आम लिए हैं ना, तो आम में 1 का इजाफा हो रहा है। और इसी तरह से जो केले हैं उसमें इधर 2 की कमी आई, फिर इधर भी जो है अगेन 2 की कमी आई, 2 की कमी आई इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर भी 2 की कमी आई है, इधर भी 2 की कमी आई है, यानी कि जो 1-2 की जो कांस्टेंट रेशो है ना वो ही यहाँ पर रहती है, यानी कि जो आम है उसमें 1 का चेंज आ रहा है, तो केलों में जो है ना वो उसके अगेंस्ट 2 का चेंज आ रहा है, 2:1 जो है ना इसके अंदर रहती है। इसके अंदर जबकि आपने ऊपर वाले डायग्राम में देखा कि ये जो रेशो है वो चेंज होती जाती है, रेशो जो है वो 4:1 है, 3:1 है, 4:1, 3:1 एंड 2:1, जबकि यहाँ पर जो नीचे है वो रेशो वो 2:1 की रेशो है जो कि सेम रहती है, यानी कि सारे जो है वो एक आम और 2 केलों को आपस में एक्सचेंज कर रहा है। ये कांस्टेंट रहना MRS का इस चीज़ को जाहिर करता है कि जो 2 चीज़ें हैं ना वो एक फ़िक्स्ड क्वांटिटी में आपस में फिक्स्ड रेट के साथ वो आपस में चेंज हो सकती हैं, रिप्लेस हो सकती हैं, यानी कि या तो आप एक आम ले लें या उसकी जगह 2 केले ले लें। इसका मतलब ये है कि तो 2 केले हैं वो एक आम के बराबर है, ठीक है, ये मतलब है, यानी कि 2 केलों को आप एक आम से चेंज कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है 2 आम जो है 2 केले एक आम के बराबर है, या आप एक आम ले लें या 2 केले ले लें। फॉर एग्जांपल आप इसमें ये एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको कहते हैं कि आप के अंदर जो है ना जो फ़लाँ वाइटामिन जो है उसकी डेफिशिएंसी है, तो आप फ़लाँ चीज़ में वो वाइटामिन इतनी क्वांटिटी में होगा, ठीक है, तो आप एक आम में भी उतना ही वाइटामिन होंगे जितने 2 किलो में है फ़र्ज़ करें, तो इसका मतलब है या तो आप 2 केले खा लेंगे, एक आम खा लें, तो आपकी वो डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है ना सिचुएशन ये है कि जो ये ख़त इस तरह से तब बनता है जब 2 चीज़ें जो है एक दूसरे का परफेक्टली सब्सटीट्यूट होती हैं, ठीक है, मतबादिल होती हैं, 2 चीज़ें एक दूसरे का मतबादिल होती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में इस तरह का ख़त बनता है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। इंडिफरेंस कर्व विल बी अ स्ट्रेट लाइन इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स जो 2 चीज़ें एक दूसरे की मुकम्मल तौर पे मतबादिल होती हैं, एक चीज़ को आप यूज़ कर लें या दूसरी को, जैसे मैंने अभी आपको आम और केलों की एग्जांपल दी कि आपने वाइटामिन लेने हैं, आप एक चीज़ से ले लें या दूसरी चीज़ से ले लें, तो जो भी चीज़ आपको अवेलेबल हो आप उससे ले सकते हैं। तो जब 2 चीज़ें एक दूसरे का मतबादल होती हैं तो इस तरह से इंडिफरेंस कर्व बन जाता है स्ट्रेट लाइन की शक्ल में। तो ऐसे सिचुएशन में जो सारिफ होता है ना उसने दोनों का कॉम्बिनेशन बनाने की उसे ज़रूरत नहीं होती कि आमों और केलों का कॉम्बिनेशन बनाने की ज़रूरत नहीं कि आपने इतने आम लेने हैं, इतने केले लेने हैं, आप जस्ट एक चीज़ जो आपको अवेलेबल है वही आप ले सकते हैं। आप एक आम ले लें या 2 केले ले लें, या आप 4 आम ले लें या 8 केले ले लें, क्योंकि एक आम 2 केलों के बराबर है। आप 4 आम अगर आपको मिल जाते हैं तो भी आपकी ज़रूरत पूरी हो जाती है, 8 केले मिल जाते हैं तो भी आपकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएं कि मैंने इतने आम लेने हैं प्लस इतने केले लेने, दोनों का कॉम्बिनेशन बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि आप इधर सेंटर में आप कोई भी कॉम्बिनेशन चूज़ नहीं करेंगे, A B C D E इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आप चूज़ नहीं करेंगे, बल्कि आप यहाँ पर एक्स एक्सिस पे कोई एक कॉम्बिनेशन ले लेंगे या फिर आप वाई एक्सिस पे कोई सा भी एक कॉम्बिनेशन ले लेंगे, यानी कि दोनों में से जो भी चीज़ आपको अवेलेबल हो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसकी वो क्वांटिटी ले लेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो कॉम्बिनेशन आप तब बनाते हैं जब 2 अलग-अलग डिस्टिंक्ट चीज़ें होती हैं और उन दोनों की आपको ज़रूरत होती है। जैसे कि आपने जो है ना एक शर्ट लेनी है, साथ उसके एक ट्राउज़र लेना है, तो दोनों की आपको ज़रूरत है, तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि मैंने इतनी शर्ट्स लेनी है, उसके साथ इतने ट्राउज़र्स लेने हैं। तो ऐसा तो कभी नहीं होगा कि आप खाली शर्ट्स ही ले लें या खाली ट्राउज़र ही ले लें, तो क्योंकि शर्ट्स और ट्राउज़र्स एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है ना, वो 2 अलग-अलग डिस्टिंक्ट चीज़ें हैं, दोनों की आपको ज़रूरत है, इसलिए आप दरमियान में कोई कॉम्बिनेशन लेंगे शर्ट्स का और ट्राउज़र्स का। लेकिन ये जो अगर 2 चीज़ें एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट होती हैं तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप सेंटर में कोई कॉम्बिनेशन नहीं लेते, बल्कि या तो आप आइदर यू विल बी ऑन द एक्स एक्सिस और यू विल बी ऑन द वाई एक्सिस, तो देन यू विल चूज़ अ कॉर्नर सोल्यूशन, इसको हम कहते हैं कॉर्नर सोल्यूशन,
ठीक है। कॉर्नर सोल्यूशन क्या होता है कि आप एक कॉर्नर पे आ जाते हैं, आप इधर आ जाते हैं या आप इधर आ जाते हैं, तो आप सेंटर में नहीं रहते। तो जब दो चीज़ें सब्स्टिट्यूट्स होती हैं तो आप इस तरह से कॉर्नर सोल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। तो कॉर्नर सोल्यूशन जो है आमतौर पे नॉर्मल ज़िंदगी में तो नहीं होता, स्पेशल केसेस में हो सकता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि आपको डॉक्टर ने कहा है कि फ़लाँ चीज़ आप ले लें, तो दो चीज़ें एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट हैं, तो नॉर्मल यानी कि हालात में ऐसा नहीं होता। जब अगर सब्स्टिट्यूट्स वाली सिचुएशन हो तो फिर ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब हम ये हमने देख लिया, पढ़ लिया स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब हम जो है ना दूसरा इसका जो कर्व बनाते हैं मब्दा से मकार, यानी कि स्ट्रेट लाइन के अलावा हमने जो है ना अब ये वाला कर्व बनाना है कनकेव। ठीक है, यानी कि कन्वेक्स हमने बनाया था, अब हमने कनकेव कर्व बनाना है। कनकेव जो है ना वो इस तरह से होता है जिसकी जो बैक होती है वो ऊपर की तरफ इसकी बैक मुड़ी हुई होती है। ठीक है, कनकेव टू द ओरिजिन है। तो हम ये देखते हैं कि कनकेव जो शेप होती है वो कैसी होती है, यानी कि वो इंडिफरेंस कर्व हो सकता है कनकेव या नहीं हो सकता। तो चलिए ये हमारे सामने जी आ गई है कनकेव शेप। ठीक है, ये हमने बनाई हुई है। अब कनकेव शेप जो होती है कन्वेक्स के उलट है। ठीक है, कन्वेक्स में आपने देखा कि ट्रायंगल्स छोटी होती जाती हैं, कनकेव में जो ये ट्रायंगल्स बन रही है ना, ये वाली जो ट्रायंगल्स बन रही हैं, ये बीच में जो ट्रायंगल्स बन रही हैं ये बड़ी हो रही हैं ट्रायंगल्स। ठीक है, यानी कि जो नीचे वाली ट्रायंगल राइट साइड के ऊपर, ये लेफ्ट साइड की ट्रायंगल से बड़ी है। ये ट्रायंगल अब क्यों बड़ी हैं? ट्रायंगल इसलिए बड़ी हो रही है कि जब आप एक कॉम्बिनेशन से दूसरे की तरफ जाते हैं, यानी कि ए से बी की तरफ, बी से सी या सी से डी की तरफ जाते हैं, तो क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि x में 1 का चेंज आ रहा है, x में 1 का इजाफा हुआ, यहाँ पर भी x में 1 का इजाफा, यानी कि आम जो है उसमें बढ़ा रहे हैं आप। ए से दूसरे कॉम्बिनेशन की तरफ जा रहे हैं तो आमों में 1-1 का इजाफा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो केले हैं उसमें इधर तो आपने 1 की कमी की, एक आम में इजाफा कर दिया और एक केले में कमी कर दी। तो यहाँ पर आपने क्या किया कि आपने 3 केलों में कमी कर दी। एक आम हासिल करने के लिए आपने 3 केले छोड़ दिए। यहाँ पर आपने क्या किया, एक आम हासिल करने के लिए 4 केले आपने छोड़ दिए। इसका मतलब है कि आम आपके लिए इम्पोर्टेंट होते चले जा रहे हैं, इसलिए आप उस चीज़ की, जब भी कोई चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट होती चली जाती है आप उस चीज़ के लिए ज़्यादा कीमत देते हैं ना। तो यहाँ पर हम केलों की खातिर आमों को हम छोड़ रहे हैं, इसलिए केलों की कीमत हम आमों की सूरत में अदा कर रहे हैं, क्योंकि हमें केले हमें बहुत पसंद है या हमें आम ज़्यादा चाहिए, तो हम आम हासिल करने के लिए उसकी वैल्यू हमारे लिए ज़्यादा है, हम ज़्यादा आम खाना चाहते हैं, तो हम उस आमों के लिए हम एक आम हासिल करने के लिए हम इतने ज़्यादा केले छोड़ते चले जा रहे हैं। पहले से ज़्यादा हम उसकी कीमत अदा करें। पहले हमने 1 केले की सूरत में कीमत अदा की, फिर 3 केलों की सूरत में अदा की, फिर 4 केलों की सूरत में हमने कीमत अदा की। तो हम आम हासिल करने के लिए केले इतने ज़्यादा क्यों छोड़ते जा रहे हैं? इसलिए कि आम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आम ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो फिर हम केले क्यों लेंगे? हम आम ही खाली ले लेंगे, हम इधर ही आ जाएंगे इस कॉर्नर सोल्यूशन की तरफ। हम केले सारे ही छोड़ देते हैं, हम सारे आम ही ले लेते हैं, हमारे पास जितने भी पैसे हैं हम उन सबसे आम ही ले लेते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर हम कोई पॉइंट चूज़ कर लेते हैं, हम केलों को बिल्कुल ही ज़ीरो कर देते हैं। तो ये वाली सिचुएशन जो है ये क्या है? ये भी कॉर्नर सोल्यूशन है जो हमने पीछे पढ़ा था। कॉर्नर सोल्यूशन यानी कि आप सिर्फ एक कॉर्नर पे आ जाते हैं, जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसी को आप ले लेते हैं, दूसरी चीज़ जब आपके लिए अहम ही नहीं है तो आप उसे मुकम्मल तौर पर भी छोड़ सकते हैं। तो ये भी आपको पता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जो कॉर्नर जो सोल्यूशन होता है वो भी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता, क्योंकि आम जिंदगी में हमने दोनों चीज़ें ही ख़रीदनी होती हैं, हम एक चीज़ नहीं लेते। और दूसरी बात ये है कि ये इसलिए भी हकीकी ज़िंदगी के मुनाफी है क्योंकि जो है ना ये चीज़ जाहिर कर रही है कि जैसे जैसे एक चीज़ की क्वांटिटी आपके पास ज़्यादा होती जा रही है उस चीज़ की वैल्यू जो है वो आपकी नज़र में ज़्यादा होती जा रही है। तो आम जिंदगी में ऐसा नहीं होता, जब भी किसी चीज़ की मिकदार आपके पास ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, जो चीज़ आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो वो चीज़ आपके लिए इतनी अहम नहीं होती और इसलिए आप उसकी इतनी कीमत नहीं देते। जो चीज़ नहीं होती आप उसकी कीमत देते हैं ज़्यादा, लेकिन जो चीज़ ऑलरेडी मौजूद होती है आप उसकी कीमत ज़्यादा नहीं देते। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि आम ज़्यादा हो रहे हैं और उसकी वैल्यू भी साथ साथ ज़्यादा हो रही है, तो ये हकीकी ज़िंदगी के उलट है। तो इसलिए हकीकी ज़िंदगी में भी इस तरह से कनकेव इंडिफरेंस कर्व नहीं होता। हकीकी ज़िंदगी में इंडिफरेंस कर्व जो है वो कन्वेक्स ही होता है, जिसमें ट्राइंगल्स छोटी होती जा रही होती हैं।